Good morning, students. Let's see our another chapter from First Flight, Glimpses of India. First part देखते हैं A Baker from Goa. Introduction देख लेते हैं. A baker from Goa revolves around the relevance of a baker in the Goan culture, which dates back to the time when Portuguese ruled over the city of Goa. The Portuguese may have left, but the bread makers continue to have an inevitable stature. In this story, the author recalls his childhood days and their excitement on seeing the baker. They were enthusiastic to the point that they would run to him as soon as they woke up without even brushing their teeth. तो बेकर फ्रॉम गोवा जो स्टोरी जो है वो गोवा की कल्चर से रिलेटेड है. जब पुर्तगालीज जो है वहाँ पे रूल कर रहे थे उस सिटी में गोवा की, उनके जाने के बाद जो ब्रेड मेकर जो थे उनकी प्रथा जो है वो कंटिन्यू रही, क्योंकि वो थे जो फर्स्ट ब्रेड जो है ब्रेड वो गोवा में लेके आए थे पुर्तगालीज. और ये स्टोरी बताती है कि ऑथर जो है अपने चाइल्डहुड डेज को जो है वापस से पूरा का पूरा जो है जीते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट होती थी जब वो देखते थे कि जो बेकर जो है जो ब्रेड बना रहे हैं वो ब्रेड बेचने जब आते थे तो कितनी एक्साइटमेंट होती थी उन्हें उनको देखने के लिए. वो इतने जॉयफुल हो जाते थे उस पॉइंट पर कि जब वो सीधा जगकर जो है बिना ब्रश किए वो सीधा ब्रेड लेने के लिए वहाँ पे जाया करते थे, जब बेकर जो है उनके घर पे आया करते थे ब्रेड बेचने. The story takes us back to the time when Portuguese ruled Goa. They were immensely famous for their breads. The narrator often finds his elders thinking about those good old days and telling them that the famous breads date back to the time when Portuguese ruled over Goa. तो ये स्टोरी जो है वो हमें वापस से एक उस समय पे ले जाती जब पुर्तगालीज जो थे वो गोवा में रूल कर रहे थे और वो जो है फेमस थे अपने ब्रेड के लिए. तो नरेटर यहाँ पे एक कोई चीज़ बताते कि एल्डर जो है उस समय सोचा करते थे कि कितने अच्छे दिन थे, वो पुराने दिन कितने अच्छे होते थे, और वो उन्हें बताया तो करते थे कि वो ब्रेड कितनी फेमस हुआ करती थी जब पुर्तगालीज जो है उस समय गोवा पे रूल कर रहे थे. They ponder over the past and tell them that though the Portuguese have left Goa, but the bakers of bread still exist. If not the original ones, their legacy is being continued by their sons. तो एक और चीज़ के पास होने के बाद यानी कि जब पुर्तगालीज जो है वो वहाँ से चले गए उसके बाद भी जो है बेकर्स जो थे जो ब्रेड बनाया करते थे वो आज भी वहाँ पे बना रहे हैं. एक चीज़ हम कह सकते हैं वो ये है कि वो जिस तरह से ब्रेड बनाया करते थे हो सकता है आज हम उस तरह से ब्रेड नहीं बनाया करते हैं, लेकिन वो प्रथा जो है वो आज भी चलती आ रही है और आज जो है उनके बच्चे जो हैं वो आज इस बेकर को चला रहे हैं. यानी पुर्तगालीज के समय पे जितने भी इंडियंस जो थे उन्होंने भी साथ में काम करना स्टार्ट किया था ब्रेड बनाने का, ताकि उनके बच्चे के बच्चों के बच्चे जो है वो उसी काम में जो है माहिर हो गए और वो उस प्रथा को आगे चला रहे. द बेकर्स आर स्टिल बीइंग रिफर्ड एज अ पैडर. तो बेकर्स यानी कि जो ब्रेड बनाते थे उन्हें आज भी जो है पैडर कह के बुलाया जाता है. एवरीथिंग अबाउट बेकिंग इज स्टिल द सेम, ranging from those who mold the bread loaves to the furnace which have survived the ravages of time. तो आज भी जो है जो ब्रेड जो बनाई जाती है वो उसी पुराने टाइम जैसे ही बनाई जाती है. जिस समय वो पुराने टाइम पे पास में जिस तरह से ब्रेड बनाई जाती थी आज भी कुछ गोवा में ऐसी शॉप है जहाँ पे ब्रेड जो है वो वैसी ही बनाई जाती है. The sound of their arrival and the thud of their bamboo stick can still be heard just like the olden times. तो आज भी जो साउंड जो होता था जब वो आया करते थे वो बुलाया करते थे और फिर वो क्या करते थे बैम्बू स्टिक से जो है वो
ढोल जो उनके पास होता था उसको बजाया करते थे, जैसे कि ओल्डन टाइम्स में हुआ करता था। तो वैसे ही आज के टाइम पे जब भी वो ब्रेड लेके आते हैं बेकर्स वाले, तो वो बैम्बू स्टिक से जो है वो बजाया करते थे और अपने आने का जो है वो संकेत दिया करते थे कि हम आ गए हैं। वैसा द नरेटर रिकॉल्स दैट द बेकर एक्टेड एज देयर फ्रेंड एंड कंपेनियन ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड डेज इन गोवा। तो नरेटर जो है वो रिकॉल करते हैं, वो वापस से एक चीज़ हम बताते हैं कि बेकर कैसे एक्ट करते थे, जैसे कि वो उनके फ्रेंड हो और एक तरह से जो है कंपेनियन ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड डेज इन गोवा। तो उनका जो बचपन जो गोवा में निकला था ना, वो बिल्कुल वैसा था, ऐसा लगता था कि वो उनके फ्रेंड ही है जो ब्रेड बना के आया करते थे, उनके लिए ब्रेड लाया करते थे। द बेकर यूज टू विजिट ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार बेकर आया करते थे उनके घर के वहाँ पर, जहाँ पे जिस स्ट्रीट में वो रहते थे वहाँ पे दिन में 2 बार बेकर आया करते थे। वंस वाइल ही वॉज ऑन द राउंड टू सेल हिज लॉर्स एंड द अदर टाइम वाइल रिटर्निंग बैक विथ हिज एम्प्टी बास्केट हैविंग सोल्ड ऑल द लॉवर्स। पहले कौन से टाइम पे आते थे? जब उनके बकेट में जो है बहुत सारी ब्रेड हुआ करती थी तब, और दूसरी बार रिटर्न यानी कि जब वो एम्प्टी बकेट लेके आया करते थे तो वो 2 बार विजिट होती थी वहाँ पर। इट वॉज द साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टिक दैट वॉक द चिल्ड्रन अप। तो वो जो साउंड जो होता था बैम्बू स्टिक का, उससे बच्चे जो जग जाया करते थे। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टू मीट हिम and choose from the bread, bangles or cajon he made specially for them। तो बच्चे जो है बहुत एक्साइटेड हो जाते थे उन्हें देखने के लिए, मिलने के लिए, और फिर वो सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए जिसमें से जो ब्रेड बनाई जाती थी, ब्रेड बैंगल्स यानी कि एक तरह की ब्रेड होती थी गोल बैंगल टाइप की, वो जिसे लेने के लिए बच्चे जो है हमेशा एक्साइटेड रहते थे। While the bangles were for children, lovers were for the adults that were generally collected by the maid servant of the household। तो बच्चों के लिए जो बैंगल्स जो बनाए जाते थे ब्रेड के वो, और बड़ों के लिए जो अलग से एक ब्रेड बनाई जाती है, जनरली उसे कौन कलेक्ट करता था? जो सर्वेंट जो होते थे हाउस होल्ड के, वो ही कलेक्ट करते थे। द बेकर ऑफन मेड अ म्यूजिकल एंट्री विथ हिज बूम स्टिक। His one hand supported the basket on his head while the other banged the bamboo on the ground। तो बेकर क्या करते थे? एक म्यूज़िकल एंट्री से आया करते थे, जहाँ पे वो बम्बू स्टिक से जो है म्यूज़िक बजाया करते थे। एक हाथ में उनकी बास्केट होती थी जो कि उनके हेड से जुड़ी हुई होती थी, और दूसरे में वो बैम्बू स्टिक होता था जिसको वो ग्राउंड पर बजाते थे। He would go house to house and greet the ladies before handing over the लॉवर्स। तो वो घर के घर जाया करते थे और लेडीज़ को वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये कह के पुकारा करते थे, और उन्हें फिर वो ब्रेड दिया करते थे। द पेरेंट्स वुड स्कोल्ड द चिल्ड्रन एंड मेक देम स्टैंड असाइड। तो बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते थे कि वो लेने के लिए जब आते थे तो उनके पेरेंट्स उनको डांट के साइड में खड़ा कर देते थे। बट एज eager as they were, they would climb a bench or the wall to peep into the basket। लेकिन इतनी एक्साइटमेंट होती थी ये डांट खाने के बाद भी, वो क्या करते थे? एक बेंच पे खड़े होके या फिर एक वॉल पे खड़े होके वो बास्केट में झाँक के देखा करते थे कि उसके अंदर है क्या हम अपने लिए ले सकते हैं। They didn't even bother to brush their teeth before having those bread bangles because it seemed unnecessary effort for them to pluck mango leaves from the branches to use them for brushing the teeth। तो कभी भी इतना इतने एक्साइटेड हो जाते थे कि अभी वो सोचते ही नहीं थे कि उनको अपने टीथ जो है वो ब्रश करके आना है और उसके बाद वो जो ब्रेड है वो खानी है। लेकिन वो पहले ब्रेड ही खा करते थे बच्चे। और उस ज़माने में क्या होता था कि उस समय किसी तरह का कोई टूथपेस्ट ऐसा कुछ होता नहीं था, तो जो मैंगो के जो लीव्स होते थे तो उसकी जो ब्रांचेस जो होती थी उस पर से वो लोग ब्रशिंग किया करते थे अपने टीथ को। They considered brushing unnecessary because the hot tea could effortlessly wash their mouth, and they thought that animals like the tiger never brushed their teeth। तो हमें भी मालूम है जब
आज भी हम अगर टी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो उसके साथ हम कुछ ना कुछ नाश्ता रहता है। आइडर हम तो या तो ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग बिस्किट्स लेते हैं। तो वो जो है उस ज़माने में कैसे कंसिडर किया जाता था कि गर्म चाय जो होती थी वो माउथ को वॉश कर देती थी। और वो क्या सोचते थे, वो ऐसा सोचते थे कि जो एनिमल्स जो है, जो टाइगर जो है, वो कभी भी अपने ब्रश जो है, यानी वो कभी भी अपने टीथ जो है वो उसको ब्रश नहीं करता। तो वैसे ही हम भी एनिमल्स की तरह, हम भी टाइगर जैसे हम भी अपने टीथ को ब्रश नहीं करेंगे, हम चाय पियेंगे तो वो कैसा है, तो वो हमारे माउथ को जो है पूरा वॉश कर देगा। Bread is an important part of the Goan culture and it is evident from its presence at every important occasion. तो ब्रेड जो है वो गोवा कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और एक एविडेंट है वो कि एक जब जो भी कोई ओकेशन होता है इम्पोर्टेंट, तो वहाँ पे उसकी प्रेजेंस होती ही है ब्रेड की। फ्रॉम स्वीट ब्रेड एट मैरिजेस टू सैंडविच at engagement parties and cakes and coconut cookies at Christmas as well as other occasions makes the presence of a baker in every village very essential. अगर किसी की शादी है तो उसमें स्वीट ब्रेड होगी, वहाँ से लेकर अगर एंगेजमेंट है तो उस पार्टीज़ में सैंडविचेस होंगे, केक्स होंगे, कोकोनट कुकीज़ बनाई जाती थी क्रिसमस के टाइम पे या फिर अदर ओकेशंस होते थे उस समय। और उस समय जो प्रेजेंस जो माना जाता था, प्रेजेंस ऑफ अ बेकर, यानी कि जो ब्रेड को जो है बेकर को जो ब्रेड बनाता था उस बेकर को उस विलेज में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। यानी कि क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि मैरिज में अगर ब्रेड नहीं है तो उसको वो मैरिज नहीं कंसीडर करते थे। तो हर मैरिज में जो है डिनर के टाइम पर ब्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। एंगेजमेंट के समय, एंगेजमेंट जब होती थी तो उस समय डॉटर यानी कि जो लड़की की जो माँ है वो सैंडविचेस बनाया करती थी, क्योंकि उससे एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता था एंगेजमेंट के समय पे। और कुकीज़ बनाई जाती थी, केक्स बनाए जाते थे क्रिसमस के टाइम पे या फिर अदर ओकेशंस पे। बेकर्स वर नोन टू हैव worn unique knee-length frock dresses typically known as कबाई। तो उस ज़माने में कैसा होता था कि ब्रेकर जो कपड़े जो पहना करते थे वो कैसे हुआ करते थे कि थर्ड फोर्थ जैसा कुछ एक फ्रॉक टाइप जैसा हुआ करता था और उसे जो है कबाई कहा जाता था। एक शॉर्ट पैंट हुआ करती थी जो कि नीज से थोड़ी सी नीचे हुआ करती थी, नीज तक हुआ करती थी, घुटनों से थोड़ी सी नीचे हुआ करती थी वो पैंट। In the narrator's childhood days, he had seen them wearing shirts and pants whose length was shorter than the usual ones. तो राइटर जो है वो बता रहा है कि चाइल्डहुड डेज में, यानी जब वो बचपन में छोटे थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी कि जहाँ पे वो बेकर जो है वह शर्ट और पैंट्स पहना करते थे जिसकी लेंथ शॉर्ट हुआ करती थी, और आज के ज़माने से अगर कंपेयर करें तो उसमें बहुत डिफरेंस था। It was a part of their identity so much so that even if someone wears that trouser length now, he is said to have dressed like a baker or pedlar as was said in olden times. तो वो एक आइडेंटिटी बताता था उस ज़माने में। अगर कोई ट्राउज़र अगर ज़्यादा लेंथ का पहनता है तो उसको कहा जाता है कि आप उस बेकर की तरह या उस पैडर की तरह जो ओल्डन टाइम्स में जो शॉर्ट पैंट्स और शर्ट पहना करते थे वैसा पहनो, तो आप बिल्कुल बेकर टाइप दिखोगे, बिल्कुल उस कल्चर के हिसाब से दिखोगे। द बेकर हैड a way of making monthly records of bills on a wall using a pencil and then collecting the money at the end of the month. Baking has always been a profitable profession. तो बेकर्स क्या करते थे कि एंशियंट टाइम में
जो है रिकॉर्ड्स रखने के लिए, बिल्स का रिकॉर्ड्स रखने के लिए, मंथली बिल्स का रिकॉर्ड्स रखने के लिए उस समय उनके पास किसी तरह की कोई ऐसी नोटबुक या किसी तरह का कोई कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। तो वॉल्स पर पेंसिल से वो पूरा का पूरा अपना जो है अकाउंट लिखा करते थे, उस हिसाब से वो मनी कलेक्ट किया करते थे एंड ऑफ द मंथ में। और बेकर्स के लिए ये जो प्रोफेशन जो था ना वो प्रॉफिटेबल था, यानी इसमें बहुत प्रॉफिट हुआ करता था। द बेकर्स फैमिली एंड वर्कर्स हैव ऑलवेज बीन हैप्पी एंड जॉयस। तो जो बेकर्स की फैमिली यानी कि जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि पहले से ही ये काम कर रहे थे और उनके संग उनके वर्कर जो है वो हमेशा खुश रहा करते हैं। आज भी जब गोवा में कुछ ऐसे शॉप भी है जो कि बहुत एंशिएंट टाइम के हैं, वहाँ पर उनके ग्रैंडसन जो है वो ब्रेड बना रहे हैं और उनके संग उनके जो वर्कर्स है वो आज भी खुश है बहुत। द बेकर वॉज यूजुअली फैट विच वॉज प्रूफ दैट ही हैड अ लॉट टू ईट एंड हैंस वॉज अ प्रूफ ऑफ हिज रिचनेस। तो बेकर जो है अगर वो मोटे दिखते थे उस ज़माने में तो वो क्या प्रूफ करता था कि वो बहुत खाया करते थे, और एक तरह से एक प्रूफ दिखता है कि उनके पास वो बहुत रिच भी हुआ करते थे। इवन टू दिस डे समवन विथ अ वेल बिल्ट बॉडी इज़ कंपेयर टू अ बेकर। अगर आज के टाइम पे बात की जाए तो अगर कोई ऐसा बेकर अगर कोई दिखता है, कोई ऐसा आदमी दिखता है कि जिसकी बॉडी जो है थोड़ी सी फैट है, तो वो कंपेयर किया जाता है आज भी बेकर के साथ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट जो है आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा वो कंप्लीट होता है। सेकेंड इंट्रोडक्शन में अब हम जाते हैं। सेकेंड इंट्रोडक्शन जो है वो है कुक का। द लेसन गिव्स अस अ ब्यूटीफुल इंसाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इट्स पीपल। द प्लेस हैज़ एन अमेजिंग वेदर थ्रू आउट द ईयर विथ enough rain during the monsoon seasons. The people of Krug are known to be one of the bravest. Coffee is the main crop grown in this region. A variety of animals can be found here while the place is surrounded by beautiful Brahmagiri hills, islands and Tibetan settlements. तो ये प्लेस जो है क्रूक का, वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट माना गया है, और कॉफ़ी जो है यहाँ का मेन क्रॉप है जो कि यहाँ पे उगाई जाती है। यहाँ पे आपको वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे, और ये प्लेस जो है वो पूरा एक चारों ओर से जो है वो ब्रह्मागिरी से जो है घिरा हुआ है, और यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है और तिबेटियन सेटलमेंट्स भी है। अब हम इसकी मेन स्टोरी पे जाते हैं। क्रूक अ प्लेस so beautiful that it seems like a piece of heavens has drifted away from God's kingdom and has settled on the earth. It is somewhere between Mysore and Mangalore. तो क्रूक जो प्लेस जो है, जो कि ब्यूटीफुल प्लेस है, ऐसा कहते हैं कि इसका कुछ पार्ट जो है हेवन जैसा है, जो कि भगवान के किंगडम में से निकाल कर जो है उसको अर्थ पर सेटल कर दिया है। और ये जो है कुछ मैसूर और मैंगलोर के बीच में जो है ये क्रूक जो है वो आया हुआ है, इन दोनों के बीच में कहीं पर वो है। इट इज़ एन एरिया विथ लो हिल्स ऑफ अनइक्वल हाइट्स। तो ये एरिया जो है वो लो हिल्स से भरा हुआ है चारों ओर से, और अनइक्वल हाइट्स है इसकी। द मैन आर ब्रेव वॉरियर, द वुमेन ऑफ क्रूक are pretty. The place has a variety of wild animals too. और यहाँ के लोग जो हैं मेन जो है वो ब्रेव वॉरियर्स हैं, और यहाँ के वुमेन्स जो है क्रूक की वो प्रिटी हैं, और ये प्लेस जो है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स से भी भरा हुआ है। also known as कुडगू, और इस प्लेस को जो है कुडगू भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। ये एक छोटा सा स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। 30% of the area of Krug is covered with evergreen rainforests, and the place receives rain from for most part of the year, especially
ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो 30% एरिया जो क्रूक का है वो कवर्ड है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से, और ये प्लेस जो है सबसे ज़्यादा बारिश रेन जो है वो रिसीव करता है पूरे साल में। कब? जब मानसून सीजन होता है। द पीरियड फ्रॉम सितंबर टू मार्च इज़ आइडल फॉर विजिटिंग क्रूक। तो एक पीरियड है, अगर आपको विजिट करना है क्रूक में तो सितंबर और मार्च का पीरियड जो है उसको आइडल माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है। द वेदर इज़ प्लेजेंट एंड देयर इज़ सम रेन विच मेक्स इज वर्थ वाइल। तो वेदर जो है यहाँ का वो इतना अच्छा है कि जब बारिश गिरती है तो इस पूरे एरिया को वो बिल्कुल इतना सुंदर बना देता है कि आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे बोलने के लिए। द एयर इज़ फिल्ड विथ द स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस ऑफ कॉफ़ी ड्यू टू द एबंडेंट कॉफ़ी प्लांटेशंस। तो यहाँ की हवाओं में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस मिलेगा, कॉफ़ी का एक महक मिलेगी कॉफ़ी की, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी बहुत उगाई जाती है। द पीपल ऑफ क्रूक आर बिलीव्ड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक बैकग्राउंड एंड अ जनरली फेरोशियस। तो यहाँ के लोग जो हैं क्रूक के, वो बिलीव करते हैं कि वो ग्रीक और अरेबिक बैकग्राउंड से आते हैं। दिस थ्योरी केम इन टू बींग बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग स्टाइल। और ये थ्योरी यहाँ पर इसलिए ऐसे आती है क्योंकि उनके ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से ऐसा माना जाता है। They are generally seen wearing long and black coat with embroidered waist belt known as kufiya। तो जनरली जो उनकी जो ड्रेस है वो पहनते हैं वो एक लॉन्ग और ब्लैक कोट है जिसमें एक वेस्ट पे यानी कमर पे एक बेल्ट बन जाती है जिसे वो कुफिया कहते हैं। कुफिया इज सिमिलर टू द कुफिया worn बाय अरब्स एंड कुर्ड्स। तो कुफिया जो है वो सिमिलर है कुफिया का, जो कि अरब के लोग जो पहना करते हैं उससे। इट इज़ ऑल्सो rumoured that some people of Alexander's army couldn't return to their homeland and so settled here while returning from the south। तो एक चीज़ जो मानी जाती है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो वापस अपने घर नहीं गई और वो जब साउथ से रिटर्न हो रहे थे तो वो यहीं पर वो सेटल्ड हो गए। द पीपल ऑफ क्रूक मैरी ईच अदर एंड देयर कल्चर्स एज वेल एज रिचुअल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस फॉलोड बाय हिंदूज। तो पीपल जो है क्रूक के वो एक दूसरे से शादी करते हैं, उनका कल्चर जो है, उनके जो रीति रिवाज जो हैं वो हिंदूज से बिल्कुल डिफरेंट है। द पीपल आर वेरी वेलकमिंग एंड वार्म इन नेचर। और यहाँ के लोगों का जो नेचर जो है बहुत वार्म है और बहुत ही वेलकमिंग है। दे आर ऑलवेज रेडी टू एंटरटेन विद स्टोरीज ऑफ देयर एंसेंटर्स। वो हमेशा रेडी रहते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए अपने पूर्वजों की स्टोरी से। दे आर नोन टू बी इंडिपेंडेंट, ferocious and brave, which is evident from the fact that the Crook regiment in the Indian Army has received the maximum number of awards for bravery। तो एक और चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो यह है कि यहाँ के लोग बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत ही ब्रेव है। और एक एविडेंट जो देखने को मिलता है, एविडेंस है कि क्रूक रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी में, उन्होंने बहुत सारे जो हैं अवार्ड्स जीते हुए हैं, ब्रेवरी अवार्ड्स जीते हुए हैं। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी नेम्ड। तो फर्स्ट चीफ जो थे इंडियन आर्मी के, उनका नाम था जनरल कैरियप्पा थे, जो कि बिलोंग करते थे क्रूक से। Also these are the only people permitted to carry firearms freely unlike others who needs a license। और ये ऐसे लोग थे जिनको परमिट किया गया था कि वो अपने संग बंदूकें जो है कैरी कर सकते हैं फ्रीली, और दूसरे जो है उनको लाइसेंस की ज़रूरत रहती है। दिस शोज दैट द क्रूगीज आर रेडिएबल टू। तो ये एक चीज़ दर्शाता है कि क्रूगीज जो है वो कितने हिम्मत वाले हैं। द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ क्रूक प्रोवाइड वाटर टू रिवर कावेरी, अ मेजर रिवर इन साउथ इंडिया। तो
एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, हिल्स जो है क्रूक का, वो जो पानी जो प्रोवाइड करता है जो कि सीधा रिवर में मिलता है, वो कावेरी रिवर में मिलता है। और कावेरी रिवर जो है वो साउथ इंडिया की सबसे मेजर रिवर मानी जाती है। अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश कॉल्ड महासिर इज़ फाउंड इन दीज वाटर्स एंड इज़ लुक्ड फॉर बाय द बर्ड्स। और यहाँ पे जो है फ्रेश वाटर में जो है फ़िश पाई जाती है जिसको महासिर कहते हैं। और यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगी। स्क्वेरल्स एंड लैंगोर्स प्ले इन दिस वाटर बाय थ्रोइंग हाफ ईटन फ्रूट्स वेयर एज एलिफेंट्स एंजॉइंग बाथिंग इन इट। तो यहाँ पे आपको स्क्वेरल्स यानी के स्क्वेरल्स मिलेंगे, गिलहरियाँ मिलेंगी, आपको लंगूर्स मिलेंगे जो कि खेलते हुए मिलेंगे पानी में। कुछ जो फ्रूट जो है हाफ ईटन फूड यानी कि कुछ आधे खाए हुए फ्रूट जो है वो आपको मिलेंगे जो कि वो पानी में फेंक देते हैं। और वहाँ पे आपको एलिफेंट्स भी मिलेंगे जो कि नहाते हुए बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। द टूरिस्ट हु विजिट क्रूक टू रिलैक्स इन द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस also get attracted towards the various adventure sports activities available like river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain climbing। तो टूरिस्ट जो है जब भी वो यहाँ पे विज़िट करते हैं क्रूक में तो वो रिलैक्स फील करते हैं नेचुरल ब्यूटी पे, क्योंकि यहाँ ये जो प्लेस जो है वो पूरा नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है तो इसलिए उनको रिलैक्स फील होता है और वो उससे अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पे वेरियस स्पोर्ट्स भी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जैसे कि रिवर राफ्टिंग है। रिवर राफ्टिंग यानी कि जो कि पानी में जो है जो नाव जो होती है उसको चलाना। फिर रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, रॉक के ऊपर क्लाइंब करना, माउंटेन क्लाइंबिंग है वो करना। द हिल्स हैव वेरियस पार्ट्स फॉर्म्ड बाय फुटस्टेप्स ऑफ वॉकर्स हु ट्रैक देयर। तो हिल्स में जो है आपको अलग अलग कुछ पार्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ फुटस्टेप्स है जहाँ पे वॉकर्स जो हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। While taking a walk in their region, one may find a variety of animals around them। तो जब भी आप इस जगह पे इस रीजन में जब आप वॉक करोगे तो वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगी। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज फ्लाई अराउंड यू while squirrels and langurs keep an eye on you from the trees। तो यहाँ पे आपको बर्ड्स मिलेंगी, बीज मिलेंगी, बटरफ्लाइज मिलेंगी जो कि फ्लाई कर रही होंगी आपके चारों ओर। स्क्वेरल्स मिलेंगे, लंगूर्स मिलेंगे जिनकी आंखें आपके ऊपर होंगी और वो आपको ट्रीज पे से देख रहे होंगे। वाइल्ड एलिफेंट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन क्रूक। तो जंगली हाथी भी आपको इस प्लेस पे देखने को मिलेंगे। टू हैव एन ओवरऑल लुक एट द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ क्रूक वन मस्ट क्लाइंब अप टू द ब्रह्मागिरी हिल्स। अगर आप इस पूरे क्रूक की अगर ब्यूटी देखना चाहते हैं, पूरी ब्यूटी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्रह्मागिरी हिल जो है उसकी चढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर क्लाइंब करना पड़ेगा तो ये आप उसकी पूरी ब्यूटी देख पाओगे उस सिटी की। क्रूक इज सराउंडेड बाय एस्टोनाइडिंग प्लेसेस ऑफ ब्यूटी लाइक द आइलैंड ऑफ निसर्गंधमा एंड Bailakupi which is India's largest Tibetan settlement। तो क्रूक जो है वो कुछ प्लेसेस से जो है वो सराउंड है, जो ब्यूटीफुल आइलैंड है जो जैसे कि निसर्गधमा है, बाइलाकप्पू है जो कि इंडिया के लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट्स है, यानी वहाँ पे कुछ तिबेटियंस रहते हैं। Monks wearing red, orange and yellow colored garments can also be found in the district of Cook where their lifestyle is a fascinating view for the travelers। तो वहाँ पे आपको monks यानी कि जो वहाँ के जो साधु संत है वो आपको मिलेंगे जो कि रेड, ऑरेंज या येलो कलर के गारमेंट्स पहन के देखने को मिलेंगे, वो पहने हुए होंगे और आप उनको वहाँ पे देख पाएंगे। उनकी जो लाइफस्टाइल है
वो वहाँ पे देख पाएंगे, जो भी ट्रैवलर जो वहाँ पे ट्रैवल करेगा वो उनके उस नेचर को, उनके उस कल्चर को देख पाएगा। अ मिक्स ऑफ diverse cultures can be seen here which represent the heart and soul of India। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कल्चर के जो है मिक्सअप ऑफ कल्चर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के, और वो एक रिप्रेजेंट करता है हमारे एक हार्ट और सोल ऑफ इंडिया को, यानी कि इंडिया की आत्मा और उसके दिल को वो रिप्रेजेंट करता है। लास्ट पार्ट जो है इसका वो है पार्ट 3 जिसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। द लेसन इज अबाउट 2 फ्रेंड्स Pranjal and Rajveer who are traveling to Pranjal's hometown Assam for the summer vacation। Assam is known as the tea country। It has the largest concentration of plantation in the world। During their journey, they discuss about the various legends that are known to be discovered tea। The story tells us about the popularity of tea as a beverage। तो ये लेसन जो है 2 दोस्तों के बीच का है, जिनके नाम है प्रंजोल और राजवीर, जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं प्रंजोल के होम टाउन आसाम में समर वेकेशन के टाइम पर। आसाम जो है वो जाना जाता है टी कंट्री के नाम से, और सबसे ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड में जो है ये सबसे लार्जेस्ट प्लांटेशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में आसाम जो है सबसे ज़्यादा टी जो है उगाता है। और उनकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है डिस्कशन से, जहाँ पे वेरियस लेजेंड्स जो है जिन्होंने टी जो है डिस्कवर किया था उसके बारे में, और ये स्टोरी जो बताती है वो एक कुछ चीज़ बताती है कि पॉपुलरिटी जो टी की है वो कितनी ज़्यादा है। The scene is set on a train station where a tea vendor asks the 2 friends if they would like to buy some freshly made hot tea। They decide to have 2 cups of tea, joining almost everyone else in their compartment। तो ये सीन स्टार्ट होता है ट्रेन के स्टेशन पे, जहाँ पे एक टी वेंडर यानी कि जो चाय बेचने वाला होता है वो उन दोनों फ्रेंड से पूछता है उनके कि क्या वो फ्रेश टी, गर्म टी जो है फ्रेश वो पीना पसंद करेंगे, और वो डिसाइड करते हैं दोनों कि वो 2 कप ऑफ टी लेंगे और उस कंपार्टमेंट में उनके अलावा कोई और टी लेता नहीं है। With this, Pranjal highlights the fact that almost 80 crore cup of teas are consumed every day throughout the world। तो प्रंजोल एक चीज़ हाईलाइट करता है कि एक फैक्ट है कि ऑलमोस्ट 80 करोड़ कप ऑफ टी जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है हर दिन पूरी दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड। वाइल राजवीर रिमेन सरप्राइज ऑन लिसनिंग टू इट, और राजवीर जो है वो सरप्राइज हो जाता है ये सुन के 80 करोड़ कप ऑफ टी एक दिन में पूरी दुनिया जो है वो कंज्यूम कर लेती है। Indeed, tea is a popular beverage all over the world। तो टी जो है वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पी जाने वाली एक बेवरेज है। As soon as the train started moving, Pranjal got engaged in reading his detective book। Both the friends were huge fans of detective books, but Rajveer chose to look at the scenic beauty at the moment। तो ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है तो प्रंजल जो है वो डिटेक्टिव बुक रीड करने में बिजी हो जाता है, और दोनों दोस्त जो है वो डिटेक्टिव बुक के फैन तो होते हैं, लेकिन राजीव जो होता है वो सिलेक्ट क्या करता है कि वो ब्यूटी देखेगा। जो ट्रेन जो चल रही है जो कि आसाम की ओर जा रही है तो वहाँ की वो ब्यूटी देखेगा। देयर वर ग्रीनली और अराउंड समथिंग राजीव हैड नेवर सीन बिफोर। तो चारों ओर जो है जब ट्रेन चल रही थी तो वो पूरा का पूरा एरिया जो था वो पूरा ग्रीनरी यानी पूरा ग्रीन एरिया था,
चारों ओर से, और राजवीर ने ये सारी चीज़ें आज से पहले कभी नहीं देखी थी। आफ्टर द ग्रीन पैडी फील्ड्स केम टी प्लांटेशन, और उसके बाद उन्होंने ग्रीन पैडी फील्ड्स देखा जो कि पूरा टी प्लांटेशन से भरा हुआ था। As far as he was able to look, only tea bushes were visible, so much so that the narrator compared it to a sea of tea bushes. तो धीरे धीरे जैसे ही वो देखते गए तो पूरा का पूरा एरिया जो था वो टी बुशेस यानी कि टी जहाँ पे जो उगाई जाती थी उसके पूरे के पूरे उस गार्डन से भरा हुआ था। और नैरेटर जो है वो कंपेयर करता है कि ये समुद्र का टी है जो कि समुद्र जैसा है, और ये पूरे के पूरे टी बुशेस जो है बिल्कुल समुद्र जैसे हैं। इन द बैकग्राउंड देयर वर हिल्स विद डेंस फॉरेस्ट, और उसके बैकग्राउंड में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पे कुछ हिल्स फॉरेस्ट भी थे। इन बिटवीन द टी प्लांटेशन देयर वर orderly rows of tall and strong trees that were moving because of the wind. और टी प्लांटेशन के वहाँ पे कुछ ऑर्डर में रोज पे कुछ टॉल स्ट्रॉन्ग ट्रीज लगाए गए थे जो कि हवा की वजह से मूव कर रहे थे। इट वॉज एन अमेजिंग व्यू, और बहुत ही अमेजिंग व्यू दिख रहा था। एज द ट्रेन वॉज मूविंग next Rajveer saw was an ugly looking building with smoke coming out of it. और ट्रेन जैसे ही मूव होती है तो राजवीर एक चीज़ देखता है कि जहाँ पे एक अगली बिल्डिंग है जहाँ से स्मोक निकल रहा था। इट वॉज अ टी गार्डन, वो टी गार्डन था। राजवीर गॉट एक्साइटेड बट Pranjal, who had seen all of it during his childhood, didn't match up to his friend's level of एंथुसिज्म। राजीव जो है बहुत ही एक्साइटेड हो गया था, लेकिन प्रांजल जो था वो ये सारी चीज़ें अपने बचपन में देख चुका था, इसलिए वो ज़्यादा मैचअप नहीं हो रहा था अपने दोस्त के संग, और उसको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं था और जॉय भी नहीं था। प्रांजल टेल्स हिम दैट दे हैव एंटर आसाम विच इज़ नॉन एज द टी कंट्री। तो प्रांजल अपने फ्रेंड को कहता है कि अब जो है हम आसाम के अंदर एंटर हो चुके हैं जिसको टी कंट्री कहा जाता है। द स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टी प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, और आसाम जो है उसको पूरे आसाम में टी प्लांटेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स में होता है पूरे वर्ल्ड में से। पूरे वर्ल्ड में शायद इतनी टी कहीं नहीं उगती होगी जितनी आसाम में उगती है। बिफोर विजिटिंग द टी कंट्री राजवीर रीड अ लॉट अबाउट टी एंड हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड। तो टी कंट्री में विजिटिंग करने से पहले, अंदर जाने से पहले राजवीर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है टी के बारे में, चाय के बारे में, और वो कैसे डिस्कवर्ड हुआ उसके बारे में रीड करता है। देयर वर numerous theories and one of which was about a Chinese emperor who had a habit of drinking boiled water. तो बहुत सारी थ्योरीज जो है देखने को मिली उन्हें, जहाँ पर एक ऐसी थ्योरी देखने को मिली जहाँ पे एक चाइनीज़ एम्पायर, एक चाइनीज़ एक किंग जो थे वो उनको एक हैबिट थी कि वो गर्म पानी पिया करते थे। Once upon a time when he was boiling that water, few leaves fell into it and it tasted delicious. एक दिन सडनली एक टाइम था जब एक टाइम हुआ कि जब वो पानी को बॉईल कर रहे थे चाइनीज़ एम्पायर, तभी एक लीव्स यानी एक पत्ता जो है वो आके उनके बॉइल्ड वाटर में गिरा और उसने उनको एक डिलीशियस टेस्ट दिया। इट इज़ सेड दैट दोज लीव्स वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो लीव्स जो उनके पानी में गिरा था वो टी लीव्स था। On being asked by Pranjal, Rajiv told another story about an Indian legend named Bodhidharma. प्रांजल ने वापस से उनसे पूछा कि और कोई स्टोरी ऐसी है, तो राजवीर ने उन्हें एक और स्टोरी बताई जो कि एक लेजेंड, इंडियन लेजेंड थे जिनका नाम था बोधिधर्मा। ही वॉज अ
Buddhist monk who had cut his eyelids because he used to feel sleepy while meditating. तो वो एक बुद्धिस्ट monk थे, उन्होंने अपनी आई लीड जो होती है, आइज के ऊपर की जो लीड जो होती है उसको उन्होंने काट दिया था, क्योंकि उस समय वो उन्हें नींद जैसे आ रही थी जब वो मेडिटेशन कर रहे थे. Eventually, tea plants grew out of his eyelids, which, upon consuming after boiling with water, helped in getting rid of sleep. तो वो जो eyelids जो थी उनके गिरने की वजह से वो जो ट्री प्लांट जो है वो ग्रो किया और फिर उसको एक बॉइलिंग पानी में डाला गया, जिसने हेल्प की नींद भगाने के लिए. यानी कि अगर आप टी पीते हो तो आपकी नींद जो है वो चली जाती है. फर्दर राजीव हाईलाइटेड अ फ्यू फैक्ट्स दैट stated that tea dates back to 2700 BC and was first consumed in China. तो राजीव एक और चीज़ जो हाईलाइट करता है वो ये है कि टी जो है वो स्टार्ट हो रहा डिस्कवर्ड हुआ था 2700 BC में और वो फर्स्ट कंज्यूम किया गया था चाइना में. All such words such as chai and चीनी have originated from Chinese language. तो ये जो सारे वर्ड्स जो है ना, चाय और चीनी, वो सब चाइनीज लैंग्वेज से आए हुए हैं. टी वॉज इंट्रोड्यूस टू यूरोप क्वाइट लेट इन द 16th century, where it was considered to have medical properties. तो टी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप में बहुत कुछ 16th सेंचुरी में हुआ था और लेट हुआ था बहुत, और उसको कंसिडर किया जाता था मेडिकल की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू. द ट्रेन हैड स्टॉप्ड एंड द बॉय रिच्ड देयर डेस्टिनेशन वेयर दे गैथर्ड देयर लगेज एंड डी बोर्डेड the train only to find a platform that was too crowded. तो ट्रेन जो है वो स्टॉप पे आके रुकी. उन दोनों लड़कों ने जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे, उन्होंने अपना लगेज लिया और उसके बाद ट्रेन जब उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पहुंची तो वहाँ पे बहुत सारा क्राउड भी था. प्रेंजोल्स पेरेंट्स हैड कम टू रिसीव दैम. प्रेंजोल के पेरेंट्स आए हुए थे उन्हें लेने के लिए. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर दे रिच्ड Dhakiaberry, Pranjol's tea garden after taking a turn and making their way through a cattle bridge. तो कुछ एक घंटे के बाद जो है वो एक जगह पर पहुँचे धकियाबेरी, जो कि प्रेंजोल के टी गार्डन के बिल्कुल पीछे था, और वो वहाँ पर कैटल ब्रिज जो था वहाँ पर वो लोग पहुँचे. देयर टी गार्डन वॉज स्क्रैच्ड अपॉन अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड. तो उनका जो टी गार्डन जो था वो पूरा का पूरा जो एरिया जो था वो उससे ढका हुआ था. ऑल द बुशेस वर कट टू द सेम हाइट एंड दे हैड बीन टेकन केयर ऑफ. और जो बुशेस यानी कि जो पूरा एक झुंड जो होगा, ग्रुप ऑफ टी का जो पूरा एक बुशेस जो था, जो कहते हैं कि हम पूरा एक झुंड जो होता था ग्रुप का, उसको वो लोग बिल्कुल सेम हाइट पे काटा करते थे और उसकी वो केयर भी किया करते हैं. On the fields, the pluckers were seen wearing an apron and carrying the bamboo basket in order to pluck the freshly supported leaves. तो उस फील्ड में टी प्लकर्स यानी कि वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स जो हैं देखने को मिलते थे, जिन्होंने एप्रॉन पहना होता था. उन्होंने अपने सर पर जो है बैम्बू बास्केट बांध के रखा था, जो कि फ्रेश लीव्स जो होते थे टी के, उसको वो निकाल कर उस बैम्बू बास्केट में डाला करते थे. ऑन देयर वे टू द फील्ड्स, प्रेंजोल्स फादर गेव वे टू अ ट्रैक्टर दैट वाज लोडेड विथ टी लीव्स. उसके बाद उनके फादर जो है उनको फील्ड पे लेके गए प्रेंजोल के, जहाँ पे उन्होंने ट्रैक्टर दिखाया जो कि पूरा का पूरा टी लीव्स से भरा हुआ था. ऑन सीइंग दिस, राजवीर flaunts his knowledge by mentioning that this is the second sprouting period of the year that lasts from May to July and gives excellent yields.
तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद राजीव की नॉलेज जो है, उन्होंने एक और चीज़, उनकी नॉलेज में, उनके दिमाग में एक और चीज़ आई, उन्होंने जो एक और चीज़ जो मेंशन की यहाँ पे वो कि ये पीरियड जो होता था, जो मई और जून जुलाई का, वो पीरियड में जो है सबसे ज़्यादा जो है टी जो है वो उगाई जाती थी, और एक तरह से एक्सीलेंट ईयर माना जाता था कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपको टी का कंजप्शन देखने को मिलता था। Pranjol's father, who seems impressed, replies that he seemed to have done a lot of research before coming. तो उनके फादर जो है प्रांजोल के, वो ये सुनकर, ये देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। उन्होंने रिप्लाई ये किया उनको, राजवीर को, कि यहाँ आने से पहले उन्होंने इस सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया हुआ था। Pranjol, who was excited about learning more about the amazing beverage, showed his intention for the same. तो प्रांजोल जो है उसकी भी कुछ एक्साइटमेंट जो है ज़्यादा हो गई थी ये सारी चीज़ें लर्न करने के बाद, और ये अमेजिंग जो बेवरेज जो था वो देखने के बाद। तो यहाँ पे आपकी जो चैप्टर जो है ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।